जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम पलोड़ा में मौजूद हैं। कल आपने देखा कि यहाँ पर एक हरकत विभाग के द्वारा की गई। 47 से पहले रह रहे लोगों के मकान यहाँ पर ध्वस्त कर दिए गए। अंदर पैसे छोड़े थे, किसी को देने थे, मैंने कमेटी डाली थी, बकरियों को पैसे थे मेरे, वो हमें अंदर छोड़े, मेरे को अंदर जाने नहीं दिया, मेरे जाने नहीं दिया मेरे को। मेरे सारे पैसे निकाल लिए, सारे पैसे निकाल लिए। मैं सुबह देखी है मैंने, मेरे मकान तोड़ दिए। मैं क्या करूँगी, सारे को तोड़ दिए, मेरा कुछ नहीं छोड़ा, मेरा नहीं कुछ अंदर जाने नहीं दिया। हमारे को मारा उन्होंने, जी जनाब, मेरा मकान खाली किया, अंदर नहीं जाने दिया। मेरा 50,000 रुपया नकद उठा के ले गए, चैनी ले गए, लड़की को उठा के अंदर से। इन्होंने कब्जा लेने आए थे, क्या गुंडागर्दी करने आए थे इधर हमारे पास। हमारे को क्यों सता रहे हैं, हमारा लूट फूट के भी ले गए हैं। कहाँ जाएंगे, क्या हम कहाँ जाएंगे। रोटी खाने जुगा भी अंदर छोड़ा इन्होंने। गरीब लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया था, एक एक रुपया करके। कोई नौकरी थोड़ी ना करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो भी सारे पैसे ले गए उठा के पुलिस वाले। इतनी देर से रहते हैं हम, हमारे छोड़ा ही कुछ नहीं, मकान सारे गिरा लिए हमारे। तो बोल, मेरा बोलना नहीं है तो हम इधर सतियों के रहने वाले, 100 साल हो गया हमने इधर रहते हुए। हमारे छोटे छोटे बच्चे रात ठंड में बाहर थे, किसी ने उन्होंने सुबह सुबह जान के 8 बजे हमारे घर बार सारों के तोड़ दिए। हमने उनके आगे हाथ भी बांधे, हमें थोड़ा टाइम दो, किसी ने नहीं हमारी सुनी। देखो हमारी क्या तबाही की है, हमारा सामान भी अंदर ही तोड़ दिया उन्होंने, कुछ निकालने भी नहीं दिया। और जो अंदर जाती थी औरतों को लेडी पुलिस धक्के मार मार के बाहर निकालती थी। हमारे अंदर छोड़ा था मैंने, मेरे को एक पैसा नहीं मिला उधर से। पास रहने के लिए उठाया ना, तो बीच में पैसे भी उठा लिए, जानी में उठा लिए, हमारे को आगे जाने नहीं दिया है, सारा लूट पुट कर ले गया। हम क्या करेंगे, ये पुलिस वाले बाहर ले रहे थे और खुद अंदर जा रहे थे। जगह भी कोई नहीं, हम इधर ही के रहने वाले हैं, हमने कहाँ जाना है, हमारे पास और कोई जगह नहीं। इधर का फैसला होना चाहिए, हमें यहाँ रहना। जब 125 साल के हम रह रहे हैं, आज भी हमें इधर ही रहना है, आज भी हमें नहीं जाना, यहाँ से नहीं जाना है। जगह ही नहीं, कहाँ जाएंगे। सोत्रा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो लोगों एक अपनी हमारे दर्शकों को अपनी डेजिग्नेशन बताएं। देखिए, मैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूं, और ये तबका जरात जो हैं मेरे लोग हैं, और मैं 2 लोगों को पार्टी मानता हूं, भारत में मोदी जी को और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। जब 370 को इन्होंने ख़त्म किया, मोदी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि SC ST OBC के अच्छे दिन आएंगे। तो ये अच्छे दिन है LG साहब, ये अच्छे दिन है मोदी साहब। लोगों से मेरा कहना है, लड़ोगे नहीं तो मरोगे। अब मरने का टाइम आया है। ये सरकार जो है, ये सामंतवादियों की सरकार है। ये सरकार जो है, जो उन लोगों की सरकार है जो सदियों से इस वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। और अब तुम लोगों को सोचना है, जिनके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है। डेमोक्रेटिक वे है, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। मेरा आज ये कहना है सभी लोगों से, बुद्धिजीवियों से, कि यहाँ से तब तक नहीं उठा जाए, यहाँ से तब तक नहीं उठा जाए जब तक इस सरकार को मजबूर ना किया जाए। और रोज के रोज एक नई टीमें बने जो इस गवर्नमेंट का घेराव करें, डिवीजनल कमीशन का घेराव करें, LG साहब का घेराव करें। एक ही आदमी है इस जम्मू कश्मीर में, हम किसी को कुछ नहीं मानते। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, तो जिम्मेवार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ के हम सब लोग एक हैं, भाई हैं हम। हमारे दिलों में किसी के लिए कोई इस तरह के बरखिलाफ बयान नहीं है। हम इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़ेंगे और इस पर फतह पाएंगे। आवाज दो, आवाज दो। जुर्म जलम की तक्की में इंसाफ हमारा,
जुर्म जलम की चक्की में एलजी साहब होश में आओ, मोदी साहब होश में आओ, आपको लड़ना पड़ेगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आपको मैसेज है, लड़ोगे नहीं तो इस भारत देश और जम्मू कश्मीर में बचोगे नहीं। ये नहीं मेरा कहना है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में, जैसे मैंने कहा है, बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। अब क्योंकि ये मसला यो है, जैसे हमारे लीगल ओपिनियन ने दिया है कि ये हाई कोर्ट से उतरा है, तो बैठ के सोच विचार की जाए। इस जगह को नहीं छोड़ना है हमने इस जगह को लेके, और जो मजलूम है इस रियासत के अंदर, जिनके पास मरला 2-2 मरले जगह है, उनके लिए भी यहाँ से एक पैगाम जाएगा कि हम लोग बेइंसाफी नहीं सहन करेंगे। थैंक यू सर, खसरा नंबर 1193 पे कार्रवाई की गई, कल क्यों की गई, पूरा मामला है क्या? देखिए, कल यहाँ पर हादसा हुआ, जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ पर पलोड़ा, ठीक इसी जगह पे, तो सारी आवाम ने देखा कि कल जो बहुत ही गैर कानूनी एक हरकत की गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसकी हम सारी जितनी भी आप और भी बहुत से लोग अभी आ रहे हैं। अभी तो हमने 11-11:15 का टाइम दिया था, अभी काफ़ी लोग आएंगे। तो यहाँ पे एक जितने भी लोग हैं सारे बैठ के बात करेंगे। मगर उस हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि जितना भी कुछ कल ये बुलडोज़र मशीनें लगा के लोगों का नुकसान किया गया गैर कानूनी तरीके से, उसको हम कड़े लफ्ज़ों में कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। कल जैसे कुरैशी साहब ने यहाँ मौके पे आए और इन्होंने भी यहाँ पर तफसीलन बताया एज ए वकील के यहाँ पर क्या क्या कानूनी नुक्ता नज़र को दरगुजर करके इन्होंने उनको देखा तक नहीं, और उसके तहत आके मशीनें लेके लोगों बच्चे अंदर थे, लेडीज़ अंदर थे, और सबको आके मशीनें लेके के तबाह बर्बाद कर दिया। उसी सिलसिले से ये बात बाहर निकली तो आज सारे लोगों जहाँ तक भी मैसेज गया है, इसमें किसी एक कम्युनिटी का मुद्दा नहीं है, सारी कम्युनिटी जॉइंटली आज इस चीज़ को यहाँ पर आई हैं कंडेम करने। हर सेक्शन के लोग यहाँ पर, हर बरादरी, हर तबके से, यहाँ दूर दराज से लोगों जिनको ये पता चला है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और अभी और भी देखेंगे बड़ी तादाद में दुनिया यहाँ पर आने वाली है कि इसी चीज़ को लेकर भी ऐसा क्यों किया जा रहा है। सर, अगर कोर्ट में स्टे है 19 मार्च 2022 तक का, अभी तक स्टे है, तो फिर कोर्ट को दरकिनार करके किसके इशारे पर ये कार्रवाई की गई? क्योंकि जब बोला जा रहा है कि ऊपर से आर्डर है, वो कौन है ऊपर? देखो, हम ये नहीं कहेंगे किसके इशारे से किया जा रहा है। कोर्ट ने अगर कल कोई कार्रवाई की है तो हो सकता है उसमें और भी रेमेडीज़ होंगी, जो इनके वकील होंगे वो इस चीज़ पर बेहतर बताएंगे कानूनी नुक्ता नज़र से कि क्या कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, उसमें क्या ये कोर्ट ये थोड़ी कहेगा कि जाके डिमॉलिश करो, ठीक है ना। उन्होंने जो भी केस चल रहा होगा उसका स्टे वेकेट किया होगा। मैंने ये भी सुना दूसरी कोर्ट में, वो वकील बेहतर बताएंगे हमारे कुरैशी साहब के, दूसरी जगह भी एक स्टे चल रहा है जिसकी डेट अभी आने वाली है, तो उन्होंने उसको भी, दोनों स्टे को नहीं देखा गया, उनको साइड पर रखे आगे मशीनें लगे। ये ज़बरदस्ती एक तरीका है। हम कंडेम करते हैं जो भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अंडर जो काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डीसी जम्मू हो, डिबकाम हो, या जेडीए का वाइस चेयरमैन हो, इनके इशारों पर यह सारा किया जा रहा है। और आम गरीब लोगों को जो अंदर बैठे थे, और कम से कम ये 10 दिन या महीना या 6 महीने या 1 साल से तो नहीं बैठे हैं ना। अगर मैं ये भी कहता हूँ कि अगर ये 50-60 साल से या 100 साल से यहाँ इन लोगों की ज़मीनें हैं और ये लोग यहाँ बैठे हैं, और इनको यहाँ से बर्बाद करके इनके मकान एक दिन में तो नहीं बने। आप देख रहे हैं चारों तरफ, आप कैमरा घुमा के देख दीजिए कि पक्के मकान इनके बने हैं, पक्के रिहायशी यहाँ के रहने वाले हैं। ये कोई बाहर से नहीं आए, ये कोई माइग्रेट नहीं है कि बाहर से आके माइग्रेट होकर यहाँ बैठे हैं। तो ये यहाँ के मकामी शहरी हैं, मकामी हिंदुस्तानी हैं, पक्के यहाँ के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया कि बगैर किसी नोटिस के, उनको मौका दिए बगैर कि वो अपना बच्चों को हटा लें या अपनी औरतों को साइड पे करें या सामान उठाएं, बगैर किसी नोटिस के इन्होंने आके सुबह रात के अंधेरे में आके इनको तबाह बर्बाद कर दिया। और इस सर्दी के मौसम में आप देख सकते हैं कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे, और कम से कम इनको नोटिस देना चाहिए था, इनको मौका देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। तो हमारा कहना यही है कि कम से कम अगर ये ज़मीन, मुझे ये भी बताया एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कि इनसे पुराने बंदों से जो मकामी यहाँ के हैं, इनसे खाली करवा के ये किसको अलाट करना चाहते हैं ज़मीन, ये किन लोगों को बसाना चाहते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोर्ट में बात चल रही है, सेटलमेंट भी हो सकती थी, क्या कहेंगे सर? देखिए जी, कोर्ट में मामला कोई, वो कल ये कह रहे थे वीसी साहब कि जी हमारे हक में फ़ैसला हो। फ़ैसला मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा कॉपी भी। रोशनी का मामला सबका गया कोर्ट में,
और वो एक्ट जो था वो रिपील हो गया। सबके लिए हुआ, सुबह जम्मू के लिए या इस रूपनगर के लिए ना, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए हुआ। हमारे केस में कोर्ट ने हमें लिबर्टी दी, इसलिए दी कि भाई हमने वहाँ प्लीड किया था कि हमारे LB6 का हमें बेनिफिट मिल सकता है, और हमारी पुराने 47 से हमारी रिकॉर्डेड पोजीशन है जो से दंदराज हुआ है 78 में और 80 में, 1980 में 78 में इनकी एंट्री हुई। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई इनके बाप दादा 47 से पहले भी काश्तकारी करते थे ज़मीन को। JDA यहाँ आई 1988 में, 80 में उनको ये ज़मीन जो है ट्रांसफ़र की गई, ऊपरली तरफ है वो सारी बड़ी। ये खसरा उसमें खसरा मिन है, ये वो खसरा 1193 वो मिन नहीं है। कुर्सी दो भाई, तो इस्लाम ने कुर्सी लाओ। जब JDA की कॉलोनी बने आज 40 साल हो गए, 40 साल से ऊपर हुए। उससे पहले मकान ये बने हुए थे। ये तो कोई सारे गिरदनवा के लोग भी जानते हैं। अगर मकान उससे पहले बने हुए थे इनके, ये राइश पजीर थे, तो आज JDA को कौन सी ज़रूरत आ गई इस वक्त कि इनको उजाड़ के किसी दूसरे को यहाँ बसाना है। तो यही कह रहा हूँ कि इनके पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं, रेगुलाइजेशन की, और इनको LB6 की रेगुलाइजेशन की, इनको बसाने की भी। JDA ने एकतरफा कार्रवाई की। एक तरफ वो अपने किसी बड़े आदमी को नोटिस देते हैं जिसके पास पावर है। हम यहाँ वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते कि भाई कौन क्या है, पर हमारा ये कहना है कि आप ये इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन क्यों? आपको इनको नोटिस देने में क्या था? कोर्ट ने तो कहा नहीं। मैं वाइस चांसलर साहब को चैलेंज करता हूँ, आप वो फैसला दिखा दो जो आपके हक़ में आया है। आप कहते हो ना भाई ये गरीब लोग गए थे रोशनी के लिए वहाँ के, हमें रेगुलाइज करो। क्यों गए थे? ये 2015 में गए थे, तब इनको 1.5 कनाल ज़मीन एक भाई को हो गई रेगुलाइज। 1.5 कनाल ज़मीन जिसका मकान कराया, 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ने अपने ट्रेजरी में रखा हुआ है। उसकी म्यूटेशन हुई 10 लाख की, पैसा भी ट्रेजरी में, और उस बेचारे का मकान भी गिरा दिया। ये कहाँ कोर्ट ने कहा? बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि कुरैशी में ये नहीं लेने। ये कुछ अकेला ये तो नहीं रोशनी सिर्फ इनके लिए थी। बाकी वाले भाई जो थे वो गए कि उनका रिकॉर्ड रिकमेंड किया रेवेन्यू ने, तो उस वक्त वो डेट हो गई थी, तो कोर्ट में गए, कहा जी ये इनको कहो कि हमें रेगुलाइज करें। 15 से पेंडिंग था, अब ये रिपील हुआ तो सबके लिए हुआ। तो कोर्ट ने कहा ये एक्ट रिपील हो गया है, लिहाजा ये रिट नहीं चलती, लेकिन आप अल्टरनेटिव रेमेडी के लिए इजाज़त दी जाती है। ये फैसला है। इस पर वो कैसे कहते हैं इनके हक़ में फैसला है? जो जिन लोगों को ये देना चाहते हैं वो 2016 में, 16 में भी ये पोजीशन में थे, उनको दिया नहीं, पोजीशन इनका दिया किसी और को। तो कोर्ट ने नहीं कहा कि इनको पोजीशन किसी को दे दो। कोर्ट ने नहीं कहा कि भाई इनको डिसमेंटल कर दो। कोर्ट ने नहीं कहा कि भाई इनको कहीं इनको रेगुलाइज ना करो। सबके लिए करना, बल्कि कोर्ट ने ये कहा कि अल्टरनेटिव रेमेडी देखो। जो औरतें मैंने रोते हुए देखी, आला सुबह इनमें से एक आदमी मुझे दूध देने देता है। जब वो वहाँ मेरे पास गए तो मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ? इस वक्त तो कोई बात ही नहीं, कोर्ट में छुट्टियां हैं, वेकेशन है, इनको वेकेशन का फ़ायदा भी लिया। हाई कोर्ट बंद है, सबॉर्डिनेट कोर्ट भी बंद है। तो जब वो आए तो मैंने फ़ोन किया SHO को। पहले SHO साहब ने फ़ोन उठाया, कहा जनाब मैं नहीं कर सकता कुछ भी, ये ऊपर से आया कोई आर्डर। फिर मैंने DSP से बात की, फिर मैंने SDPO साहब से बात की, पवन कोतवाल साहब से, फिर मैंने तहसीलदार से बात की। उन्होंने भी कहा कि नहीं जनाब ये मेरे हक़ की बात नहीं। फिर कहा आप VC से बात करो। VC से मैंने फ़ोन नंबर किसी लिया, फ़ोन किया, पहले वो फ़ोन नहीं उठाया उसने। जब उसने फ़ोन उठाया तो कहने लगा जी नहीं मैं देखूँगा, मैं जाऊँगा मौके पर। जबकि वो यहाँ मौके पर मौजूद था और यहाँ गिरा रहा था उस वक्त। ये झूठ बोल रहा वो। और फिर जब मीडिया वाले आए तो वो भागने लगा, जवाब नहीं दे रहा था। फिर वो कहता किसी जगह कि हमारे हक़ में फैसला गया। बताए वो कौन सा फैसला है उसका? अब रणनीति क्या रहेगी कि इनको इंसाफ मिल पाए? बिल्कुल, हम बिल्कुल खड़े हैं। सारी बरादरी, हर कम्युनिटी से यहाँ पर लोग आए हैं, और हम यही इनको कहेंगे कि हम मतलब के अमन से एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इनके खिलाफ़ कि जो इन्होंने गैर कानूनी हरकत की है। और हम कहेंगे जो लोग यहाँ बैठे हैं इनको इनका हक़ मिले, इनको इनका इंसाफ मिले, और जो ये इनसे लेके किसी और को देना चाहते हैं वो इन्हीं लोगों को। सिविल कोर्ट की अपील 2 आदमी की, मुस्तफ़ा की और सैफ अली की, दोनों की अपीलें चली। एक की 18 को डेट है, ये कल 18 जनवरी को। दोनों का अभी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन स्टे है, और एक की है 19 मार्च को। अब बताओ कि सबॉर्डिनेट कोर्ट के आर्डर की भी परवाह नहीं की, हाई कोर्ट के आर्डर की भी तो दूर की बात है। वहाँ हाई कोर्ट का तो कल तक स्टे चल रहा था। मैं कहना चाहता हूँ ये कि अगर ऐसा माहौल बनाया जाएगा यहाँ, मैं ऐसे नहीं कहता कि यहाँ इनके लिए
जम्मू के अंदर नहीं, ये जम्मू सूबा के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो गैर कानूनी है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम ये चाहते हैं इस तरह से एकतरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शाह मोहम्मद चौधरी जी गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, भारत सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, ये कैसा विकास है? देखिए, इससे पहले कि मैं आपका इस सवाल का जवाब दूं, जैसे ये हमारे कुरैशी साहब हैं, रशीद कुरैशी साहब, ये इनके वकील थे, तो इनके साथ हमारे गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के जो पैटर्न इन चीफ हैं हमीद चौधरी साहब हैं, उसके साथ अरशद साहब हैं, और हमारे मेंबर हैं ये अपना जुल्करनैन एडवोकेट साहब। मैं कुछ लीगल एस्पेक्ट्स जो इस मैटर में है मैं उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। बिल्कुल, अगर बेशक मैं इस केस में वकील नहीं था। देखिए, बात ये है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये बनती है 1970 में, तो 1970 के बाद 1973 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक आर्डर निकालती है कि तमाम जो खाली ज़मीनें हैं इन एंड अराउंड जम्मू एंड श्रीनगर सिटी और म्यूनसिपल लिमिट जो कश्मीर की है उसके इर्द गिर्द जो ज़मीनें हैं, ये ज़मीनें तमाम खाली सरकारी ज़मीनें जो हैं ये जेडीए को ट्रांसफ़र हो गई हैं। फिर गवर्नमेंट ने 1986 में एक आर्डर निकाला, उसमें ये बात कही कि सिर्फ कोई ज़मीन जो हमने पहले आर्डर निकाला था म्यूनसिपल के जेडीए के हक़ में, वो हम अपना आर्डर वापस करते हैं। अगर इनको कुरैशी साहब जो इनके वकील हैं उसको अगर कापी चाहिए मेरे से, वो आप कापी ले लो। दफ़ा 18 जो डेवलपमेंट एक्ट की है वो कहती है कि जेडीए के पास वो ज़मीन जाएगी जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट जेडीए के डिस्पोजल पे रखेगा। उसके साथ एक गवर्नमेंट आर्डर नंबर 46 निकाला, उसमें 1986, उसमें ये कहा कि अगर किसी गरीब आदमी का मकान 10 मरले ज़मीन पे है तो उसके मकान को गिराया नहीं जाएगा, उसको उस ज़मीन से निकाला नहीं जाएगा, उससे उस वक्त का मार्केट रेट जो है 1986 का, वो उससे मार्केट रेट लेके उसके जो उसका है उसको रेगुलराइज किया जाएगा। अब बात ये उठती है कि जब कुरैशी साहब ने जैसे कहा कि 78 में तहसीलदार इनके म्यूटेशन की सेहत अंदराज करता है और सेहत अंदराज में ये कहता है कि इनका कब्ज़ा बेशक रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड 76 से 8 से है, लेकिन कब्ज़ा इनका दरीना है जो कि मुताबिक सूरत मौक़िया 1947 से पहले का है। ठीक है, अगर ये इसकी सिचुएशन है तो मैं ये बात समझना चाहता हूँ जेडीए से कि मान लिया जाए ये लोग इलीगल हैं, क्या ये गवर्नमेंट नंबर 43 में ये लोग नहीं आते थे? क्या जेडीए के वाइस चेयरमैन ने इस बात को अपने रेवेन्यू अपने डिपार्टमेंट का जो लीगल सेल है उससे ये बात पूछी कि इनका राइट कोई है कि नहीं है? अगर डिवीज़न बेंच ने ये फैसला दे दिया तो डिवीज़न बेंच ने ये नहीं कहा कि आप जाके लोगों के मकानों को इमीडिएटली बलडोज करके उनको गिरा दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 10 जजमेंट उसके बाद की हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में आपके पता होगा कि सर्दियों में लोगों ने दिल्ली में टेंट लगाए थे तो लोग मरने लगे थे सर्दी में। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेके ये कहा कि सर्दी के दिनों में आप किसी का मकान नहीं गिरा सकते। नंबर 2, अगर मेरी ज़मीन पे किसी ने कब्ज़ा किया, फॉर एग्जांपल इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, तो रेमेडी क्या है? हम जाते हैं कोर्ट में कि सलामुद्दीन चौधरी से कब्ज़ा छुड़ाया जाए। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसे प्राइवेट बंदे से कब्ज़ा छुड़ाया जाता है वैसे ही गवर्नमेंट कब्ज़ा छुड़ाएगी। गवर्नमेंट बलडोज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कोर्ट में जाएगी, पहले डिक्री लेगी और डिक्री एग्जीक्यूट होगी, उसके तहत जाके एविक्शन होगी। तो ये लालचनेस नहीं है, यानी कि आप सुबह आते हो विदाउट इशूइंग एनी नोटिस टू एनी पर्सन एंड यू कम विद द कंटिजेंट ऑफ पुलिस एंड यू बुलडोज द हाउसेस ऑफ ऑल द पुअर पीपल। सर, क्या जेडीए यस मैन बन चुकी है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जेडीए क्या जो हाई कोर्ट में पीआईएल पेंडिंग है उस बिल में ये कहा है कि 1 लाख कनाल ज़मीन जेडीए की लोगों के नाजायज़ कब्ज़े में है जो जेडीए ने 1970 के बाद नहीं संभाली। अगर 1 लाख ज़मीन जेडीए की लोगों के कब्ज़े में है, उसमें नाजायज़ कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, तो ये जो ज़मीन है फिर इसको उनको पहले निकालो ना जो वहाँ बैठे हुए हैं। ये जो ट्राइब लोग हैं और इनका अब सब लोग इस बात को जानते हैं, जो नया कानून हमारे पास आया है 370 एब्रोगेशन होने के बाद, उसमें ये लिखा गया है कि 30 साल अगर किसी ज़मीन पे सरकारी ज़मीन पे किसी का कब्ज़ा है, कोई कागज़ है, उसको हटाया नहीं जाएगा। तो आप अगर हमें नोटिस देते, जैसे इनके वकील साहब हैं, तो नोटिस देते, हम कानूनी चारा जो इसकी कोर्ट में करते। ये कहाँ का राज आ गया भाई कि आप पुलिस को साथ रखो, लोगों को थाने में बुलाओ, उनको बंद कर दो और उसके बाद उनके हाउसेस गिरा दो। हम इंडिया एक रिपब्लिक है, इंडिया एक सोशल स्टेट है, एक वेलफेयर स्टेट है।
अब आप देखेंगे 1986 में जब बम्बे में तमाम रेहड़ी वालों को उस वक्त की जो सरकार थी उन्होंने ट्रकों में भर के जितनी बम्बे में रेहड़ियाँ लोग लगाते थे उनको बम्बे शहर से महाराष्ट्र से बाहर फेंक दिया। वहाँ का एक जर्नलिस्ट कोर्ट में गया, उन्होंने कहा अब ये बताइए कि आपने जिनको बाहर निकाला इनकी रोजी रोटी का क्या इंतज़ाम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे के दोबारा उन लोगों को वही बसाया जहीं से वो लोग उखाड़े गए थे। सर, इन केस अगर जेडीए बैकफुट पे जाती है तो जो इन लोगों का नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, नुकसान जहाँ तक इन लोगों का किया हम कोर्ट में जाएंगे, हम ये नुकसान जेडीए से रिकवर करेंगे, हम एलजी साहब से मिलेंगे, हम डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे और हम कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक जेडीए इस मामले को जो है वो सॉल्व नहीं कर। राजनीतिक गलियारों से मुल्लाराम जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों के साथ शाना बशाना इनके साथ बैठे हैं। सर, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, जिस तरीके से बुकला साहबान ने अपने यहाँ कानूनी राय जहाँ बताई और किस तरीके से ये केस जो है वो ख़ास करके इस ज़मीन का वो डील कर रहे थे, यहाँ पिछली बार भी इसी तरीके से ये जेडीए ने ये हालात जहाँ पैदा किए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और गरीबों के लिए यहाँ पिछली सरकारों ने बहुत से कानून बनाए, रोशनी बनाई और रोशनी में ये देखा गया कि 90 में इनका बेस बनाया गया और 90 के बाद और बहुत से लोग थे, हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग थे जो बेचारे जानते नहीं थे, जो जिस तरीके से इन्होंने कहा 47 से पहले कुछ ज़मीनों पर काबिज थे और रोशनी के तहत जिस तरीके से हमने कहा था कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, वेरीफाई की जाए जिनकी 90 में गिरदौरी नहीं है, 90 के बाद जो लोग ऐसे बैठे हैं वेरीफाई किए जाए और उसी तरीके से उनको रोशनी का बेनिफिट मिलना चाहिए। बहरहाल जिस तरीके से बुकला साहबान ने और ख़ास करके शाह साहब कुरैशी साहब ने अपने ख्यालात जहाँ रखे, यहाँ जो नई एलजी सरकार है बड़े बड़े दावे करती है कि हमने जहाँ पहली बार एसटी के लिए नए कानून बनाए, नई चीज़ें लाई। आपने देख लिया कि जिस तरीके से नए कानून बनाकर यहाँ लागू किए गए हैं यही कानून है और जिस तरीके से जो बड़े बड़े सरमायादार लोग हैं जिनके के पास ऐसे कहा है कि लाखों कनाल ज़मीन जो है यहाँ सरकारी जिन पर कब्जा है उन वो बाद हैं, ये गरीब लोग 10-10 मरले कनाल ज़मीन और ख़ास करके जिनका केस मेरा ख्याल में हाई कोर्ट में भी चल रहा है और हाई कोर्ट का कोई फ़ैसला तो आया नहीं जेडीए के हक़ में। इन्होंने कहा कि जेडीए कब बना, जेडीए को ज़मीन कब ट्रांसफ़र हुई, लेकिन इस तरीके से हालात जो रियासत जम्मू कश्मीर में पैदा किए जा रहे हैं, ख़ास करके मुख्तलिफ जो हमारी एजेंसीज़ हैं, ऐसे रियासत जम्मू कश्मीर में अमन अमान पैदा नहीं होगा। ये लोग परेशान होंगे और परेशान होकर क्या करेंगे, खुदकशी करेंगे। हमारी सरकार जो है वो ये चाहती है कि हर आदमी को हक हकूक़ मिलना चाहिए। सरकारों का यही मसला होता है, चाहे वो एलजी की सरकार हो, गवर्नर की सरकार हो, चाहे पॉलिटिकल सरकार हो, सबका यही होता है कि गरीब आदमी को सेटल किया जाए, लेकिन यहाँ सब कुछ जो है वो उल्ट हो रहा है। बहरहाल मैं जहाँ का नुमाइंदा हूँ और जहाँ रिप्रेजेंट किया मैंने इस रैपर दमाना को, यहाँ जिन लोगों की भी मुश्किलातें आई हम उनके साथ हैं और साथ खड़ा रहेंगे। उनकी लड़ाई के लिए हमेशा कोशिश करते रहें, जहाँ भी जाना पड़ेगा हम साथ जाएंगे। आप देख, ये सवाल नहीं है कि सिर्फ यहाँ कुछ बरादरी के लोग हैं। देखिए, आप देखिए, नज़र दिलाइए, हर पार्टी का नुमाइंदा जहाँ बैठा हुआ, नेशनल का, बीजेपी का, कांग्रेस का, पैंथर पार्टी का, हर पार्टी के लोग जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जहाँ सारे लोग बैठे हैं, क्योंकि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। क्योंकि ये लोग 47 के पहले जिस तरीके से बयानबाजी जहाँ हुई है, बयान किया गया है कि जहाँ 47 के पहले ये लोग, और ख़ुद ये जगह बताती है कि 47 के पहले ये लोग सेटल हुए हैं, जहाँ इनका कब्जा है, बगैर किसी वेरीफाई किए बगैर इन लोगों के मकान जो हम वो गिराएगा, और ख़ास करके सर्दी के मौसम में कितनी बेरहमी के साथ। इसलिए जिस तरीके से शाह साहब ने और ख़ास करके कुरैशी साहब ने कानूनी तौर पर जहां बताया कि अगर इन लोगों का 47 के पहले का कब्जा है, और जिस तरीके से हमने 13-14 कॉलोनी रियासत जम्मू कश्मीर में रेगुलाइज की हैं, इनको भी उसी तरीके से रेगुलाइज किया जाए ताकि इनको भी उनका फ़ायदा मिल सके। जो यहाँ पर कल जेडीए के द्वारा मकान गिराए गए, उसे लेकर हम यहाँ पर बात करने के लिए आए थे।
पूछने आए थे। जो इनकी लीगल टीम है उन्होंने भी अपनी बात रखी, जो इनके नेता हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी और इनका कहना है कि हम यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता और हम किसी को नहीं मानते, हम सिर्फ जम्मू के जो एलजी साहब हैं उनको मानते हैं और उनसे यही आग्रह करते हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और हमारे जो हक हकूक़ हैं हमें दिए जाएँ। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।